हदायक शाह के अलावा किसी और शख्स का तस्वुर ही सुहाने रू था। वो हदायक शाह की जान बचाने की खातिर इतना बड़ा कदम उठा तो चुकी थी, मगर वो कैसे किसी और की हो सकती थी? वो जो मुकम्मल तौर पर हदायक शाह की बनकर उसके नाम से मंसूब होकर उसके सामने जाना चाहती थी, वो कैसे किसी और का हाथ थामकर हदायक शाह का सामना कर सकती थी? वो नहीं जानती थी कि उस शख्स के लिए उसका होना या ना होना अहमियत रखता है या नहीं, मगर पलवश खान के लिए तो उसका सब कुछ हदायक शाह ही था। बेड पर ऊंधे मुंह लेटी हिचकियों से रोती वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर मातम कना थी। तभी कमरे की खामोश फिजा में मोबाइल की चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी। खुश्क पड़ते होठों को ज़बान से तर करते, अपने वजूद को घसीटने के अंदाज में आगे करते, हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल को उठाया। मोबाइल पर चमकते जाने लाला के अल्फाज को देख कई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह निकले। पलवश के मोबाइल में अरमगान खान का नंबर को जान लाला के नाम से सेव किया हुआ था। अपने नाजुक गुलाब सी पंखड़ियों जैसे फड़फड़ाते होंठों को बुरी तरह कुचलते, धुंधली आंखों से स्क्रीन पर नजर आती अरमगान खान की मुस्कुराती तस्वीर को देखा। वो खुद की नजरों में तो गिरी थी, मगर वो सारी उम्र कैसे उस शख्स के सामने नजर उठा सकेगी जिसने उसे छोटी बहनों जैसे लाड उठाए थे। अस्सलामु अलैकुम अपने आंसू पर बंद बांध कर बमुश्किल टूटे फूटे लफ्जों में सलाम किया, तो दूसरी जानिब अरमगान खान जो गुस्से में भरा बैठा था, पलवशे की अच्छी खासी क्लास लेने के सोचे हुए था। पलवशे की नम भीगी आवाज़ सुनकर गहरी सांस भरकर रह गया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो पलवशे, मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन समझा है। तुमने जो भी बकवास की है, इसके बाद मेरा दिल तुम्हें तो अपने हाथों से कत्ल करने का चाह रहा है, मगर लाख रोकने के बावजूद भी लहजे में सख्ती दराई थी। अरमगान खान ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया। निकाह तो तुमसे मैं किसी सूरत नहीं करूँगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे खुद मरना पड़े या तुम्हें मारना पड़े, तो इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल ही दो, और जिसने तुम्हारे दिमाग में फतूर भरा है उससे दूर रहो। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि हदायक शाह कोई बहुत ही रहमदिल और मसीहा टाइप बंदा है, तो तब भी अपनी ये गलत फहमी जल्द अज जल्द दूर कर लो। वो मसीहा और रहमदिल बेसहारों और यतीम लोगों के लिए है। लोगों के ऑपरेशन तो वो जान बचाने के लिए करता है, हमारा इस वक्त जान से मारने के लिए कर देना है उसने। तुम नहीं बताना चाहती अभी मत बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, और इसके बाद अपनी चोंच बंद रखना। ये निकाह नकली होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, जब तक हदायक लाला नहीं आ जाते। इसके बाद अगर तुमने उनके सामने ये बात कह दी कि तुम्हें उनसे शादी नहीं करनी, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में उनसे शादी नहीं करना चाहती। आई मेरी बात समझ? सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। पलवशे खान ने बेसाख्ता सर इस बात में हिलाया। अभी वो आगे से कोई जवाब देती, अरमगान खान फोन रख चुका था, जबकि पलवशे खान की आंखें खुशी से चमक उठी थी। हदायक सामने होगा तो वो कैसे उससे कह सकती थी कि उससे शादी नहीं करना चाहती। वो तो हदायक शाह का हाथ थाम कर यहाँ से दूर चली जाएगी, जहाँ कोई दुश्मनी, किसी नफरत का नामो निशान तक नहीं होगा। निकाह खां नहीं आएगा निकाह पढ़वाने? आइस खान को हाथ में निकाह नामे थामे देख कमरे में दाखिल होते मुकद्दस बेगम ने हैरत से पूछा, तो आइस खान ने अबरू उचकाकर सपाट नजरों से उन्हें देखा। आपको निकाह से मतलब है या निकाह खां से? सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चबाकर कहा, तो मुकद्दस बेगम ने गड़बड़ाकर आइस खान के चेहरे को देखा। नहीं, मुझे क्यों किसी से मतलब होगा, मैं तो बस इसीलिए कि कौन निकाह पर। अभी मुकद्दस बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि आइस खान सर झटकता साइड से होता सोफे पर सर झुकाए दुपट्टे का घूंघट ओढ़े बैठी पलवशे की जानिब बढ़ा। अरमगान काफी गुस्से में है और अपना गुस्सा वो निकाह खां पर भी निकाल चुका है। पलवशे बेटा, यहाँ साइन कर दो। मुकद्दस बेगम को जवाब देते पलवशे के सर पर हाथ रखते नर्म लहजे में कहा, तो पलवशे ने कपकपाते हाथों से पेन थाम कर जहाँ जहाँ आइस खान कहता गया वहाँ साइन कर दिए। मुबारक हो,
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पलवशे के सर पर प्यार देते एक कहर भरी नजर वहां खड़ी तीनों औरतों पर डालता सर झटकते रूम से निकलता चला गया, जबकि मुकद्दस बेगम ने निकाह हो जाने की खुशी में ये तक ना देखा कि आइस खान के हाथों में मौजूद निकाह नामा असली है भी कि नहीं। अरमगान खान की बात मुकम्मल होने पर बहराम शाह ने मुस्कुराते हुए सर झटका। जब तुम जानते थे कि गोली से तुम्हें एक खरोच जितना नुकसान हुआ है तो फिर इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में बैठ के दाएं जाने पड़े सोफे पर बैठे आइस खान ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया तो बहराम शाह के मोबाइल पर पबजी खेलते अरमगान खान ने अपनी शहद रंग आंखों को छोटा करके मासूम शक्ल बनाकर आइस खान को देखा। वो तो मैंने माँ जी की वजह से किया, मौका अच्छा था इसी से फायदा उठाया। मैंने जब जुरखाम लाला ने अपनी शर्ट जख्म पर बांधी उन्हें तभी अंदाजा हो गया था और माँ जी को एहसास दिलाना था कि दुश्मनी और नफरत का यही अंजाम होता है। आज मैं खून में लथपथ था, कल को कफन में, दोनों हाथों में मोबाइल थामे महवियत से गेम खेलते लापरवाह लहजे में कहते। अभी अरमगान खान अपनी बात मुकम्मल करता कि आइस खान ने जब्त से सुर्ख पड़ती आंखों से अरमगान खान के झुके सर को देखा। बकवास बंद करो छोटे खान, जान से मार दूंगा आइंदा अगर ये घटिया बात दोबारा की। जब जानते हो तुम्हारी हमारी जान बसती है तुम में, फिर ये घटिया बात सोची भी कैसे तुमने। अगर हदायक शाह तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी मुंह उठाकर हवेली में दाखिल हो जाएगा या तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेगा। अरमगान खान तक तो मौत को भी पहुंचने से पहले उसके भाइयों का सामना करना होगा। तुम पर तो जुरखाम खान खुद को वार दे और तुम अपने भाइयों की जान लेने वाली बातें कर रहे हो। कमरे का दरवाजा दहाड़ से खोलते अंदर दाखिल होते जुरखाम खान ने अरमगान खान के करीब पहुंचते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो अरमगान खान ने सटपटाकर मदद तलब नजरों से आइस खान को देखा, जो खुद खून छलकाती नजरों से अरमगान खान को ही देख रहा था। छोड़ो यार, बच्चा है, निकल गई मुंह से बात, अब जाने भी दो। बहराम शाह ने कदम जुरखाम खान की जानिब बढ़ाते नर्म लहजे में मुस्कुरा कर कहा तो जुरखाम खान ने गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ते चेहरे पर हाथ फेरते खुद पर जब्त करने की कोशिश करते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हदायक कहाँ है? फिर तो नहीं झगड़े तुम लोग? जुरखाम खान के रूबरू खड़े होते संजीदा लहजे में इस्तफसार किया तो जुरखाम ने अपनी नीली खून छलकाती नजरों से बहराम शाह को देखते मुट्ठियां भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। साले का निकाह करवा कर आ रहा हूं, दिल तो मेरा उसे जान से मारने का था, मगर अपनी बहन के आगे बेबस हुआ है ये खान। आइंदा चाहे माँ हो या बीवी, इन्हें अपने तरीके से डील करना, ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सामने बंदूक तान कर चाहे हदायक शाह खड़ा हो या कोई भी, मुझे तुम सही सलामत चाहिए, फिर चाहे खुद को बचाने के लिए सामने वाले को मौत के घाट उतार दो। सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते अरमगान खान को देखते हुए कहा तो अरमगान खान ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया, जबकि आइस खान ने गहरी सांस भरते बहराम शाह को बाहर निकलने का इशारा किया तो वो सर हिलाता आइस खान के साथ कमरे से बाहर निकल गए। लाला, आप भी जानते हैं कि हदायक लाला बेस्ट शूटर है। अगर उनकी नीयत मुझे नुकसान पहुंचाने की होती तो मेरे सीने का निशाना लेते। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो ही बेहतर जानते हैं। और पलवशी और हदायक लाला के निकाह का फैसला बहुत अच्छा किया आपने। अपने डार्क ब्राउन बालों को हाथों की मदद से सेट करते संजीदा लहजे में कहा तो जुरखाम खान ने पुरसोच नजरों से अरमगान खान के चेहरे को देखते सर अज़बात में हिलाया। क्या मतलब सुबगा, कहाँ गया बालाज? तुम फार्म हाउस में नहीं थी क्या? कबर्ड से आइस खान का ड्रेस निकालते फोन कान से लगाए पूड़िया ने हैरत से इस्तफसार किया तो दूसरी जानिब फार्म हाउस के बाहर खड़ी सुबगा शाह ने परेशानी से माथा मसलते जंगल की जानिब निगाह दौड़ाते बुरी तरह अपने लब कुचले। बहराम लाला ने कहा था कि मैं अब यहाँ से चली जाऊं, उनके गार्ड्स आ जाएंगे, और वो कमीना शाह मुझे कह रहा था कि लाला की वजह से यहाँ बंधा हुआ है। जब तक नहीं आएंगे कहीं नहीं जाऊंगा। और अब आधी रात को गार्ड्स की दुर्गत बनाकर पता नहीं कहाँ निकल गया है। दांत पीसते
قدم جنگل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو فون سے حوریہ شاہ کی کھلکھلاتی ہوئی آواز، ہنسی کی آواز گونجی۔ مطلب کچھ تو ہے تمہارے کمینے شاہ کے دل میں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنے بالوں میں برش کرتے، مسکرا کر کہا تو سبکا شاہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا۔ دل میں تو تم ہو، میں تو وہ انچاہا وجود ہوں جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جس کی محبت کو وہ رتی کے بھاؤ نہ خریدے۔ میں کہیں بھی نہیں ہوں، نہ بالات شاہ کے دل میں، نہ ہی اس کی سوچوں میں۔ وہاں تو صرف تمہارا بسیرا ہے۔ مجھ سے تو بس غیرت کا رشتہ ہے۔ میں اس خاندان کی عزت ہوں۔ میری عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، مگر میری محبت کی وجہ سے میری جان لے بھی سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہتے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کرتے، بری طرح اپنے لب کچل ڈالے۔ میں بالات شاہ کے دل میں ہوں یا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا۔ میں آئس خان کا نصیب اس کے نام سے منسوب ہوں، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالاج اور عقیدت کی بہت سی عادتیں ملتی ہیں۔ وہ دونوں ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، اپنی کرنے والے، مگر وہ دونوں اپنے نام سے مصلوب رشتوں پر جان دینے والے ہیں، بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یہ بالاج اور عقیدت کی فطرت ہے۔ اپنی دسترس میں آنے والی چیزیں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ تم بس ایک بار بالاج شاہ کے نام سے منسوب ہو جاؤ، پھر دیکھنا بالاج شاہ کے دل و دماغ اور دنیا پر صرف تمہارا ہی راج ہوگا۔ بالاج شاہ کے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی اہمیت رکھے گی، اور وہ ہوگی سبکا بالاج شاہ۔ حوریہ شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی باتوں سے سبکا کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا، بس اتنے خواب کافی ہیں۔ تم جاؤ اپنے خان کے پاس، میں ذرا اپنے شاہ کو ڈھونڈ لوں۔ مدھم کہکا لگاتے ہوئے کہا تو حوریہ شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے کال بند کر کے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ صبح کے 4 بجے جنگل کی تاریکی میں 14ویں کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گہری خاموشی میں جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سبکا شاہ ڈرپوک تو ہرگز نہ تھی، بس ایک ڈر تھا بالاج شاہ کے کھو جانے کا، اور اب تو وہ اپنے اس ڈر پر بھی قابو پا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بالاج شاہ یہیں کہیں ہے۔ وہ چاہے خود جتنی بھی تکلیف دے، مگر اس کے ہوتے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ سبکا شاہ کو خروج بھی پہنچا سکے۔ وہ چاہے سبکا کی نظروں سے اوجھل تھا، مگر اس کی ہر نظر سبکا شاہ پر ہی تھی۔ سبکا تیزی سے آگے بڑھتی درخت کے قریب سے گزری تو اپنے پیچھے درخت سے کچھ گرنے کی آواز پر دہل کر رہ گئی۔ اس اچانک افتداد پر دل ایک لمحے کو بند ہوتا محسوس ہوا۔ بند ہوئی سانسوں کو بحال کرتے جیکٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر ابھی وہ پلٹتی کہ پیچھے موجود وجود نے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے آگے بڑھتے ہاتھ میں تھامے تیز دھار چاقو کو سبکا شاہ کی شیرک پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اللہ تمہیں غارت کرے بالاج شاہ، کمینے انسان، جان نکال دی میری۔ اپنے ارد گرد پھیلی بالاج شاہ کی مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو سبکا کے چلانے پر بالاج شاہ نے سبکا کی گردن پر موجود چاقو پر دباؤ ڈالا۔ تمہاری یہ 9 نمبر محبت بھری ٹھڑکی نظروں میں آ گیا ہوں۔ ابھی بھی غارت ہونے میں کوئی کسر باقی ہے، اور ابھی کہاں نکالی ہے تمہاری جان میں نے؟ تمہیں تو سسک سسک کر مارنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نہیں۔ صفاق لہجے میں کہتے چاقو کی نوک پر دباؤ ڈالا تو اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے سبکا کی آنکھیں بے ساختہ نم، نامحسوس انداز میں پسٹل کو جیکٹ کی جیب میں واپس ڈالتے اپنی گردن کے گرد لپٹی بالاج شاہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھٹکا دیا اور رخ بدل کر اپنی ٹانگ فولڈ کر کے بالاج شاہ کے پیٹ میں گھٹنا مارا تو سبکا شاہ کی اس جرت پر بالاج شاہ کا دلکش کہکا جنگل کی فضا میں گونج کر ارتعاش پیدا کر گیا۔ تم سے محبت اپنی جگہ، مگر تمہارا ایسا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ بڑے آئے بے رحم شاہ۔ اپنی گردن سے خون کے قطروں کو صاف کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو بالاج شاہ نے ابرو اچکا کر سبکا شاہ کو دیکھتے
पीछे दरख्त से टेक लगाई। वाओ ग्रेट, मतलब सबका शाह की मोहब्बत में शराइत है कि वो महबूब के उन जुल्मों को बर्दाश्त करेंगी और इनको नहीं। इम्प्रेसिव। तो बताओ मेरे कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त कर सकती हो ताकि मैं वो ना दूं और इन जुल्मों और जख्मों से तुम्हारी रूह तक जख्मी कर दूं जो तुम्हारी बर्दाश्त में नहीं। गहरी रात सी सियाह आंखों में चमक लिए, ब्लैक हुडी पहने, दरख्त से टेक लगाए, सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर कहते, उस सुबका शाह को इस अंधेरी रात जंगल का ही एक हिस्सा लगा। ये शराइत नहीं है बादशाह, औरत होकर जुल्म सहकर मैं मर्दों को शे नहीं दे सकती। अगर सबका शाह कमज़ोर पड़ सकती है तो फिर कोई और क्यों नहीं। मुझे कमज़ोर नहीं बनना। और रही बात रूह को ज़ख्मी करने की, वो तो तुम कर चुके हो इस दिल में किसी और को बसा के। छोटे छोटे कदम लेती बालाज शाह के रूबरू खड़े होते, संजीदा लहजे में कहा तो बालाज शाह ने चांद की रोशनी में नजर आते सुबका शाह के खूबसूरत चेहरे को देखते तासुफ से सर हिलाया। जीन्स की पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने, ब्लैक लॉन्ग कोट के साथ ब्लैक ही शूज़ पहने, शहद रंग बालों को कैचर में कैद किए, बूढ़ी शहद रंग आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए, गुलाबी भड़े भड़े होंठों को बुरी तरह कुचलते वो बालाज शाह के सामने सरापा सवाल बनी खड़ी थी। मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखो सुबका शाह, मैं तो तुम्हें अजियत दूंगा, मगर मेरा साथ तुम्हारे लिए नासूर बन जाएगा। एकदम से टेक हटाते सुबका की गर्दन अपने दाएं हाथ में दबोचते जख्मी शेर सी धार लिए गुर्राते हुए कहा तो सुबका शाह ने अपनी आंखें सख्ती से बंद करते गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। उम्मीद ही तो सब कुछ है। भूरी शहद रंग आंखें बालाज शाह की गहरी सिया आंखों में गाड़ते होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए जवाब दिया तो बालाज शाह के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। मगर टूट जाए तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता। सफाकियत से कहते एक ही झटके में सुबका को पीछे की जानिब धकेला तो उसने बामुश्किल खुद को घिरने से बचाया। मेरी उम्मीदें तो नहीं टूटेंगी, मगर कमीने इंसान, तुम्हारी हड्डी पसली आज जरूर मेरे हाथों टूटेगी। बालाज शाह के मुस्कुराते चेहरे को देखते चिल्ला कर कहते आगे बढ़कर, कलाबाजी लगाते टांग घुमाकर बालाज शाह के चेहरे पर मारनी चाहिए, मगर बालाज ने बड़ वक्त पीछे की जानिब झुकते सुबका के वार को जाया किया। सुबका के सीधा होने से पहले ही हाथ बढ़ाकर उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटते एक ही झटके में सुबका को अपने शिकंजे में लिए जमीन पर पटका तो जंगल की खामोश फिजा में सुबका शाह की दबी दबी चीख गूंजी। अपनी जबान को काबू रखो सुबका शाह, तुम मेरी हड्डी पसली तोड़ो ना तोड़ो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब अगर मुझे मेरे इर्द गिर्द भी दिखाई दी, अब तक तो तुम्हारा लिहाज किया है वो सिर्फ कज़न और औरत होने की हैसियत से। अपनी पर आऊं तो लिहाज तो मैं उसूलों का भी नहीं करता। घुटनों के बल जमीन पर सुबका के करीब बैठते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो सुबका शाह ने मुस्कुराती नजरों से बालाज शाह को देखा, जिस पर बालाज शाह ने मुठ्ठियां भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। अभी वो वहां से उठता कि सुबका ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में मिट्टी भरते बालाज शाह के चेहरे पर उछाली और अपनी बाएं टांग से बालाज के सीने पर वार करते उसे जमीन पर धक्का दिया। ऐसी की तैसी तुम्हारे उसूलों की बदतमीज शाह, औरत कज़न गई भाड़ में, बीवी बनना है मुझे। बीवी वाली इज्जत और मोहब्बत चाहिए, वरना अपना ये लिहाज अपने पास संभाल कर रखो। शादी तो मेरी तुमसे ही होगी, वो भी तुम्हारी मर्जी से, और हमारे 6 बच्चे भी दुनिया में आएंगे, वो भी तुम्हारी मर्जी से। अब अगर कोई ड्रामा किया तो जान ले लूंगी तुम्हारी। अपनी आंखें मसलते जमीन पर गिरे बालाज शाह के बालों को मुट्ठियों में दबोचते उसके सर को बुरी तरह घुमाते चिल्लाते हुए कहा तो बालाज शाह ने दांत पीसते आंखें बंद किए ही सुबका को खुद से दूर करने की कोशिश की। जाहिल पागल औरत, अगर मेरा एक भी बाल टूटा तो तुम्हें तुम्हारी इन घनी जुल्फों से महरूम करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। बाल छोड़ो मेरे। सुबका शाह के हाथों से अपने हाथ बाल छुड़वाने की कोशिश करते दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा तो सुबका शाह ने एकदम से हाथों की हरकत को रोकते
पुरसोच नजरों से बालाज शाह को देखा। ऑप्स, सॉरी, अभी थोड़ी तुम्हें गंजा करना है, शादी की पिक्स अच्छी थोड़ी ना आएंगी, इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है। कंधे उचकाते साइड पर खड़े होते मासूमियत भरे लहजे में कहा तो बालाज शाह ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों को मुश्किल खोलकर सुबगा शाह को घूरा। तुम्हारी तो रुको जरा अब। सुबगा शाह को भागने के लिए पर तोलते देख एक ही झटके में उठकर धाड़ते हुए कहा और आगे की जानिब भागती सुबगा शाह के पीछे दौड़ लगाई।